हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जैसा कि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहुंच गए थे। तो फर्स्ट जो इसका लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एंटनी लोइजर थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो केमिकल एलिमेंट या मासेस होते हैं या कुछ भी चीज़ें हम रिएक्ट करा रहे हैं, वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन सिमिलर रहेंगी। तो इस थ्योरी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुए उसके बारे में। उसके बाद उस इन्वेंशन के बाद जो और भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई, जैसे बहुत सारी रिएक्शंस हैं, वो हमेशा बैलेंस रहती। बैलेंस इन द सेंस कि लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन एंड राइट साइड ऑफ द रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हम इस लॉ में पढ़ेंगे। 4-5 लॉ हैं, छोटे छोटे से लॉ हैं, और ये आने बहुत कंपलसरी हैं, तभी हम इंस्टेंट चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, अब 12th का सॉलिड स्टेट का 4th पार्ट अपलोड कर दिया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लास्ट टर्म पे ये हमने लॉज समझा दिए थे, बस लिखाने हैं और थोड़ा थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि रिकॉल हो जाए चीज़ें। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये क्या था कि एलिमेंट्स का क्या था, कॉम्बिनेशन था जिससे कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में there is combination of elements to form compound। तो हम एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करेंगे जिसकी वजह से हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये लॉज कुछ आएंगे इस केमिकल लॉज के अंडर। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मैटर या मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब कोई भी चीज़ या मैटर कोई भी है, वो ना तो उत्पन्न किया जा सकता या रचना नहीं की जा सकती, एंड कैन नेवर बी नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हमने सॉल्ट बनाना है और हमने एसिड और बेस मिक्स किए, तो कुछ जो पोर्शन है वो सॉल्ट के फॉर्म में बन जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो एसिड वाटर के फॉर्म में बन जाएगा। अगर हमने कोई सॉल्ट और बनाना है, तो फर्स्ट है इसका एसिड मिक्स किया। जब हम एसिड और बेस मिक्स करेंगे तो हमारे सबको पता है कि सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो जो इधर कॉम्बिनेशन है और जो इधर कॉम्बिनेशन है वो क्या था, सेम रहेगा दोनों साइड। ठीक है, जो चीज़ें राइट साइड ऑफ द रिएक्शन होगी वही लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन होगी। मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी बातें कही थी इन्होंने जो रिएक्शन या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे परफॉर्म किया था, कंबसन रिएक्शन पे परफॉर्म किया था। तो कंबसन रिएक्शन क्या होता है? जैसे कोल का जलना। ठीक है, तो यही कंबशन रिएक्शन है जिसमें क्या है, कोल और ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाती है और कुछ और हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये जो सारा कॉम्बिनेशन बना वो कंबशन रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा था, जो उन्होंने परफॉर्म किया था कंबशन रिएक्शन पे। ठीक है, एंटोनी लोइजर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और ये थ्योरी उन्होंने ही दी थी। जब ये थ्योरी दे रहे थे तो उन्होंने कंबशन रिएक्शन पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जोसेफ ने दिया था, जोसेफ प्रोस्ट ने।
तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि एलिमेंट्स जो हैं, जो चीज़ें हैं, उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन मतलब अगर हम सिंथेटिकली कार्बन बना रहे हैं और नेचुरली कार्बन हम ले रहे हैं, कहीं से कार्बन लिया हमने और हमने नेचुरली कार्बन लिया और सिंथेटिकली बनाया, तो दोनों का जो परसेंटेज होगा वो सिमिलर होगा। अब कार्बन में तो ऐसे चीज़ें नहीं समझ में आएगा। अगर हम जैसे कोई कंपाउंड की बात करें, जैसे कंपाउंड में हमने वाटर ले लिया, ठीक है, हमने वाटर बनाया, कुछ अमाउंट H2 लिया, कुछ अमाउंट O2 लिया, मिक्स किया, तो हमें एक डेफिनेट सिंपलेस्ट रेशियो में पता चलेगा कि इतना परसेंटेज ऑफ वाटर है इसमें। अगर हमने सिंथेटिकली बनाया, मतलब हमने लैब में वाटर बनाया, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, रेशियो होगा H2 और O का, वही जो हम नेचुरली वाटर लेते हैं एनवायरनमेंट से, उसमें भी H2 और O का उतना ही परसेंटेज होगा। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। ये है सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही एग्जैक्टली जैसा हमारा कंपाउंड है जो हमको मिला है, जो हमने कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, या फिर हमें नेचुरली मिल रहा है, या हमने लैब में बनाया, कोई भी कैसा भी कंपाउंड हो, वो जैसा भी मिला है, चाहे हमें वो नेचर से मिला हो या हमने लैब में बनाया हो, उनका जो परसेंटेज है वेट का वो सेम रहेगा, या मास जो है उनके पास वो सेम रहेगा कंपाउंड में। अब जो जॉन थे, उन्होंने जोसेफ थे, उन्होंने क्या किया था, क्यूप्रिक कार्बोनेट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, फिर सिंथेटिक क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया, तो दोनों में कॉपर का परसेंटेज 51% के आसपास मिला, 51% के आसपास मिला। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का परसेंटेज अबाउट 9 to 10 मिला। ठीक है, 9 to 10% के आसपास मिला दोनों में ही, चाहे वो सिंथेटिक हो या लैब में प्रिपेयर किया गया हो या नेचुरल। और जो कार्बन का परसेंटेज था वो 38 to 39% मिला, 38 to 39% के बीच में मिला। ठीक है, तो ये जो जोसेफ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वैसा ही कुछ हमें लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, या कॉम्पोजिशन बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। उसमें भी यही बात कही गई जो इस लॉ की वैलिडिटी को प्रूफ करती है कि जितने भी तरह के एलिमेंट मिल रहे हैं, चाहे हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होगा, उनका कॉम्बिनेशन या उनके एलिमेंट्स का परसेंटेज या वेट वो हमेशा सेम रहेगा, उनके वेट का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट लॉ की बात करेंगे। नेक्स्ट जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्योंकि सारी चीजें प्रोपोर्शन में ही बात हो रही हैं। इसको रब कर लेते हैं, लॉ लिखते हैं, फिर बात करते हैं। तो जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि जब टू एलिमेंट कंबाइन करेंगे, ठीक है, टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हमने वाटर भी बना सकते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा हो रहा होगा तो masses of one element that combined with the fixed mass of other element in simplest ratio या in simple ratio form,
तो जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो वाटर बनेगा। तो जितना हाइड्रोजन का अमाउंट है, ठीक है, उतना उसमें कुछ फिक्स रेशियो, फिक्स्ड मास होगा। जब इतना हम प्रोवाइड करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का मास कुछ है, उसमें हम कुछ और ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं तो हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, ठीक है, या ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। अगर हम हाइड्रोजन का मास फिक्स कर देते हैं दोनों में, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो क्या कर दिया, उसको कांस्टेंट कर दिया या फिक्स कर दिया। तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो किस में आएगा, सिंपल रेशियो में आएगा या फिक्स्ड रेशियो में आएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही तो इससे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, H2O2 बन जाएगा। अगर हम 1 ग्राम ये लेते हैं और 1 ही ग्राम ये ले लिया, तो हमें कितनी नीड होगी, क्योंकि इसका मास तो 1 ही है, ठीक है। हमने 1 ग्राम ये ले लिया तो 1 ग्राम ये ले लिया, तो हमको कितनी नीड होगी, तो हम इसको अबाउट H2 लेते हैं ना, H2 तो 2 ग्राम लेंगे, 2 ग्राम ये लिया, 2 ग्राम ये लिया, H2 लेते हैं, H2O2 तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो अबाउट 16 ग्राम होगी, ठीक है। तब ये हमारा वाटर बन रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी H2 क्या है, 2 ग्राम है, लेकिन हमने यहाँ जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ा दी है। कितनी बढ़ा दी है, 32 ग्राम कर दी है, तब हमारा H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो डाल्टन ने ये मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ प्रपोज किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि जो अगर सेम टाइप के एलिमेंट या 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो मोर देन एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट्स बन सकते हैं, जब ऐसा बन रहा होगा विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट इन सेम रेशियो, कंबाइन करके वो एक सिंपल रेशियो में उनका मासेस होगा, ठीक है। अब बात करेंगे गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, ठीक है। गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, आई होप लिख लिया होगा। अब क्या है गे-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो गे-लुसेक्स ने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जब रिएक्शन गैसेस कंबाइन कर रही होंगी या प्रोड्यूस हो रही होंगी ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब जैसे हमने ऑक्सीजन गैस ली, हाइड्रोजन गैस ली, कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है। हमने HCl गैस ली और NaOH किसी सॉलिड फॉर्म में लिया या NaOH भी गैसेस फॉर्म में ले लिया, तो फिर कुछ प्रोडक्ट बना, ठीक है। हमने क्या किया, और गैसेस फॉर्म में बहुत सारी रिएक्शन की, H2 लिया, N2 लिया, हमको अमोनिया मिला, वो भी मतलब वहाँ गैस कंबाइन भी कर रही है, गैस प्रोड्यूस भी हो रही है। तो जो ये सब रिएक्शंस हो रही होंगी या ये सारी रिएक्शंस हो रही होंगी, तब क्या हो रहा होगा, जो गैसेस है हमारी वो सिंपलेस्ट रेशियो में उनका वॉल्यूम होगा। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। फिर से सुन लेते हैं और फिर से ये पढ़ लेते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन टू परफॉर्म अ रिएक्शन, या तो गैसेस कंबाइन हो एक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, सॉरी, और प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शन, या तो रिएक्शन के दौरान बन रही हूँ, तो जो द वॉल्यूम ऑफ गैसेस होगा इन सिंपल रेशियो, जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होगा वो सिंपल रेशियो होगा एट कांस्टेंट एंड प्रेशर। सॉरी, तो इनका क्या कहने का मतलब है कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट किया
तब हमने ये देखा कि अगर हम गैसेस को कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ कंबाइन करके गैसेस बन रही हैं तो उनके वॉल्यूम जो होंगे वो सिंपल रेशियो में होंगे। देख लेते हैं एक रिएक्शन, या फिर जो बुक में है एग्जाम्पल वो है ऐसा कि हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया गया तो हमको वाटर मिला। ठीक है, तो इसको हमने 100 ml ले लिया, इसको हमने 50 ml ले लिया, तो इसको ये 100 ml मिल गया। तो अब ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन ऐसे ओपन वो केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया। तो इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं H2O2 और H2O। अब H2 यहाँ कितना है, 2 है, O2 यहाँ कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हाफ H2 कर देंगे। अब ये वॉल्यूम समझ में आ रहा है। अब अगर हम ये ना लिखें तो अब हमको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्या है कि इनके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 मान लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो इनके कोफिशिएंट को 1 मान लीजिए आप। जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ H2 एंड हाफ वॉल्यूम ऑफ O2, हाफ वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 वॉल्यूम ऑफ H2O। तो मतलब 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का मिक्स करेंगे हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का, मतलब 1 ml हम H2 ले लें तो आधा ml हमें O2 चाहिए, तब हम 1 ml H2O बना पाएंगे। ठीक है, और ये सब कहाँ हो रहा होगा, जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होगा, मतलब इस रिएक्शन के पूरे फॉर्मेशन के टाइम टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा एक रहेगा। ठीक है, अगर हम N2H2 की बात करें, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन में मिक्स करें, हमको NH3 मिला। तो वैसा कैसे होगा, तो पहले तो हमको बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो आगे चीज़ें दे रखी, ये क्या कहते हैं, लॉज पहले दे रखे हैं, तो उनको समझने के लिए ये आना ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो अब हम पहले बैलेंस कर देते, इधर 3H है इधर 2 हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 6 हो गया। ठीक है, और इधर 2 हैं इधर 1 है तो 2NH3 कर देते हैं तो बैलेंस हो गया। मतलब 1 वॉल्यूम इसका 1 लीटर N2 लेंगे तब हमें 3 लीटर H2 की ज़रूरत पड़ेगा, या मतलब 3 वॉल्यूम ऑफ H2 की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम 2 वॉल्यूम अमोनिया बना पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप क्योंकि गे-लुसाक लॉ में के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और जैसे ही जहां हमको क्वेश्चन मिलेगा वो हम बात समझ लेंगे। अब इसी जगह एवोगैड्रो ने इन्हीं के लॉ को एक्सटेंड कर दिया या इन्हीं के लॉ को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, इसके बाद वो लॉ लिखवा देंगे, पहले जो 5th लॉ है एवोगैड्रोस लॉ, तो उन्होंने क्या किया कि जब रिएक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है, तो अगर कांस्टेंट क्या हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, जब ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गैसेस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस इक्वल होंगे। मगर कहने का मतलब, अगर हमने कोई गैस ली है तो उनका वॉल्यूम अगर सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उन गैसेस के नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होंगे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। अगर हमने ऐसा कुछ किया, मतलब हमने एक कंटेनर लिया, हमने इसको रब करके बताते हैं, तो 5th लॉ में क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि अगर हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं या 2 गैसेस ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर सेम है दोनों बॉक्सेस में या दोनों सिस्टम में या दोनों कंटेनर में या फिर जहाँ हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस एरिया में, टेम्परेचर सेम है दोनों का, एक ही टेम्परेचर पे काम किया जाता है, इन दोनों बॉक्सेस का वॉल्यूम सेम है, तो इसके अंदर जो मैटर होगा या इनके अंदर जो गैसेस होंगी उनके नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। ठीक है, या मॉलिक्यूल्स सेम होंगे।
तो इसको हम लॉ लिख लेते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो ने ये लॉ तब दिया था जब एटम को या मॉलिक्यूल को, अब हम समझ सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एटम अलग चीज़ है, छोटे से छोटा पार्टिकल का जो साइज होता है उसको एटम बोलते हैं, या अनडिविजिबल पार्टिकल होता है किसी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम एटम कहते हैं। मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन है, फिक्स रेशियो है किसी भी कंपाउंड का, मतलब वाटर एक मॉलिक्यूल है। H2O2 अलग अलग क्या है, वाटर में H क्या है, एक एटम है, दूसरा H क्या है, वो भी एटम है, O क्या है, एटम है। अब इनको कंबाइन करेंगे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। तो जब एवोगैड्रो ने ये लॉ लाया था तब ऐसा नहीं था, मतलब तब लोग एटम और मॉलिक्यूल नहीं समझते थे, लेकिन कुछ सालों बाद लोगों ने ये समझा, ठीक है। तो उनके लॉ में क्या था, इफ़ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर, ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स हैं दो गैसेस के, तो उनके टेम्परेचर और प्रेशर भी हमने अगर इक्वल कर दिया है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो एवोगैड्रो ने क्या किया था, एक तरह से इनहेंस कर दिया था गे-लुसेक्स लॉ को। तो गे-लुसेक्स किसकी बात कर रहे थे, वॉल्यूम की बात कर रहे थे। ये किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स की बात कर रहे हैं। और इन्होंने ही क्या किया था, एवोगैड्रो ने ही फाइंड आउट किया था कि एक मोल में कितने एटम होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल कितना हो जाता है, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये है इनका बातें जो हमको पता होनी चाहिए थी। अब हम बात करते हैं डाल्टन की, ठीक है। तो डाल्टन क्या थे, डाल्टन ने एक एटॉमिक की थ्योरी दी थी। तो उन्होंने ये बताया था कि जो एटम है या हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। जो हमारा मैटर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, टिनी पार्टिकल से बना है। उन टिनी पार्टिकल को एटोमियो या एटम बोलते हैं, ठीक है। अब सारी इसमें तो सारी बेसिक चीज़ें आएंगी, बेसिक लॉज आएंगे, छोटी छोटी बातें हो सकता है आपको पता हो, आपको बोरिंग लगे ये पार्ट, लेकिन पढ़ना है। और डाल्टन की जो थ्योरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें पता चलेगी कि हाँ इनकी थ्योरी में ये ड्रॉबैक था, इसीलिए हमें नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी है। तो ठीक है, तो जो एटम है वो क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो अनडिविजिबल है, जो डाल्टन ने कहा, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये जो मैटर बना होता है या ऑब्जेक्ट बना होता है वो छोटे छोटे आइडेंटिकल पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। दूसरा, ये उसको एटोमियो या एटम बोलते हैं, वो अनडिविजिबल होता है। ये इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीज़ें होती हैं और वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। इन्होंने ये कहा। अब ये थ्योरी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ ये कुछ बातें कही जो बाद में डिनाई हो गई, आगे थ्योरी इसीलिए बनी है। तो हम डाल्टन की थ्योरी लिख लेते हैं। तो डाल्टन की ये थ्योरी थी, जो एटम वर्ड है या एटोमियो वर्ड है, एक वर्ड लिख लेंगे एटोमियो। ये जो वर्ड है वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस कराया था, डाल्टन ने। ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का कुछ मीनिंग होगा और उस वर्ड का मीनिंग है इनडिविजिबल, जिसको डिवाइड ना किया जाए, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो लिखी है मैंने, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर, कोई भी सब्सटेंस का हम मैटर बनाएंगे या फिर एनी मैटर, यहाँ लिख सकते हैं एनी मैटर।
एनी मैटर, कोई भी दुनिया में चीज़ है, सब टिनी टिनी पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम एटम कहते हैं। एटम जो रिएक्शन जब हो रही होती तो एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। फिर इन्होंने बोला ऑल एटम्स ऑफ सब्सटेंस आर आइडेंटिकल। जो एक सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो आइडेंटिकल हैं। तो ये चीज़ डिनाई कर दी गई बाद में, क्योंकि आइसोटोप्स नाम की भी चीज़ें होती हैं। फिर कहीं एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। फिर उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया कि एटम को बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता, मतलब या तो उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही उसको बनाया जाता है। लेकिन ये भी डिनाई कर दिया गया बाद में, जब हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ी, रेडिएशंस हो रही थी, तो वहाँ एटम्स बन भी रहे थे और डिस्ट्रॉय भी हो रहे थे। तो ये है डाल्टन्स थ्योरी। शॉर्ट में डाल्टन थ्योरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा उसमें डाल्टन थ्योरी में। 2 सेकंड देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो सब क्या है, बिल्कुल कोर फॉर्म है जो एनसीईआरटी में दिया है। हो सकता है इज एंड द का बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो, लेकिन टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं। अब डाल्टन ने अपनी थ्योरी कह दी। अब हम बात करेंगे एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, सबसे ज़्यादा गे-लुसाक्स लॉ था, उसके क्वेश्चन हम ज़रूर कराएंगे। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, क्योंकि इस गे-लुसाक्स लॉ और एवोगैड्रो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है, तो हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉ से हम आंसर निकालें। ठीक है, आज जो हमने क्लास की है वो थोड़ी सी क्या थी, एडवांस थी, थोड़ी सी मॉडिफाइड थी, ग्रूम थी, क्योंकि बेसिक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। आज जो पढ़ा उसमें कुछ ना कुछ 1 या 2 या 4 पॉइंट हमने नए पढ़े होंगे। ठीक है, आप ये जो क्लासेस हैं वो सारी एनसीईआरटी बेस्ड चल रही हैं, आपके नीट, जेई और टीजीटी पीजीटी में आपको हेल्प करेगी। आज के लिए इतना ही। कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप, क्वेश्चन डाल सकते हैं कमेंट्स में, हम आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।